जन समस्याओं के समाधान को लेकर सीएम गंभीर। जनपदों में रात्रि प्रवास को लेकर सीएम का बयान। चिन्हित स्थानों पर होगा रात्रि प्रवास। धान की तुलाई को लेकर मंडी समिति का धरना। भाकियों टिकैत के बैनर तले दिया धरना। किसानों ने की एमएसपी पर धान खरीदने की मांग। रुड़की में किसानों की विशाल महापंचायत आयोजित। 46वें दिन सड़कों पर राफोटा। किसानों का गुस्सा। प्रशासन ने 5 दिन में समाधान कर दिया आश्वासन। उत्तरी क्षेत्र में पुलिस समन्वय समिति की 12वीं बैठक। उत्तराखंड पुलिस की बेजबानी में हुई बैठक। सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर साझा की रणनीति। नैनीताल में सुहानी मौसम में खींचे पर्यटक। नौका विहार और पर्यटन स्थलों पर दिखे रौनक। दीपावली बाद पर्यटकों की आवक बढ़ने की उम्मीद। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में भारतीय सामाजिक विज्ञान संस्थानों के 24वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं डॉक्टर नित्यानंद सभागार दून विश्वविद्यालय देहरादून का, जहां सीएम धामी सम्मेलन में उपस्थित गणमान्य उपस्थित को संबोधित कर रहे हैं। के लिए प्रारंभ की गई जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना और मुफ्त राशन योजना जैसी अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आज देश के करोड़ों करोड़ों लोगों को मिल रहा है। वहीं सोलर मिशन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, नमामि गंगे अभियान, प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान जैसी योजनाएं पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ जीवन की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में भी अहम भूमिका निभा रही हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनके निरंतर सहयोग से हमारी सरकार भी देवभूमि उत्तराखंड में सामाजिक न्याय की अवधारणा को मजबूत करने के साथ साथ सतत विकास की दिशा में भी निरंतर कार्य कर रही है। चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, साथ ही पति और पत्नी दोनों को पेंशन देने का निर्णय लेना हो, सभी पेंशन योजनाओं में त्रैमासिक के स्थान पर मासिक भुगतान करना हो, पेंशन योजनाओं को ऑनलाइन करना हो, अंत्योदय परिवारों को प्रतिवर्ष 3 गैस के सिलेंडर निःशुल्क प्रदान करना हो, या फिर प्रदेश के दिव्यांग कार्मिकों का वाहन भत्ता बढ़ाना हो। हम अपने प्रत्येक निर्णय द्वारा प्रदेश में सामाजिक न्याय स्थापित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। यही नहीं, हमारी सरकार ने वर्ष 2030 तक सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी संकल्पता के साथ प्रतिबद्ध होकर हम काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि राज्य में आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय स्थिरता बनाए रखते हुए सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ साथ एक सुरक्षित और न्यायपूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इस दिशा में हाल ही में हमारी सरकार ने इकोलॉजी और इकोनॉमी के संतुलन को सुनिश्चित करने हेतु त्रिस्तंभीय एवं 9 सूत्री नीति की शुरुआत की है, जो सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण पहल है। हमने गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा, पेयजल एवं स्वच्छता, जन्म के समय लिंगानुपात, स्वच्छ ऊर्जा, शहरी विकास, वित्तीय समावेशन और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। हमारी सरकार मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना, सौर ऊर्जा क्रांति अभियान, स्मार्ट सिटी मिशन और मुख्यमंत्री शहरी आजीविका योजना जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से इन क्षेत्रों को सशक्त बनाने का काम कर रही है। मेरा मानना है कि हमें उत्तराखंड में इकोलॉजी और इकोनॉमी के बीच संतुलन बनाए रखते हुए कार्य करना होगा, क्योंकि पर्यावरण और विकास एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ये हमारे प्रयासों का ही परिणाम है कि राज्य हमारा नीति आयोग द्वारा सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में देश में उस इंडेक्स में पहले स्थान पर आया है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड पर्यावरणीय रूप से एक संवेदनशील राज्य है। अभी मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने इस साल जो हमको एक बड़ी चुनौती आपदा के रूप में, जिसका हमने पिछले 2-3 महीने से लगातार जिसका सामना किया है और पूरे राज्य के अंदर उसके कारण से एक बड़ा नुकसान हुआ। धराली से 5 अगस्त से शुरू हुई ये आपदा
पूरे राज्य के अंदर हर एक जनपद में बड़ी भीषण तबाही लेकर आई। हमारे राज्य में जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच, सतत कृषि और जल संसाधन प्रबंधन जैसी अनेक चुनौतियां हैं, जहां पर हमें बहुत प्रभावी तरीके से काम करने की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि एआई के माध्यम से इन सभी क्षेत्रों में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया जा सकता है। हमें एआई संसाधनों को तेजी से अपनाकर सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में नई ऊंचाइयों तक ले जाना होगा। मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही कि हमारी सरकार ने सामाजिक विकास के क्षेत्र में सामूहिक प्रयासों को और सशक्त बनाने के लिए टाटा ट्रस्ट, नेस्कॉम और बागवानी फाउंडेशन के साथ 3 महत्वपूर्ण समझौते भी किए हैं, जहां एक और टाटा ट्रस्ट के सहयोग से राज्य में जल प्रबंधन, पोषण, टेलीमेडिसिन, ग्रामीण आजीविका और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में समग्र और सतत विकास को सशक्त किया जा रहा है। और आगे बढ़ेंगे, जहां जन समस्याओं के समाधान को लेकर मुख्य सेवक गंभीर होते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, दरअसल आपको बताते चले कि जनपदों में रात्रि प्रवास को लेकर सीएम धामी का बयान सामने आया है। जनपद के ऐसे संस्थान जहां नहीं होगा रात्रि प्रवास, उन स्थानों को किया जा रहा चिन्हित स्थानों पर होगा रात्रि प्रवास। जनता के बीच पहुंचकर जानूंगा उनका दुख दर्द, चल रहे विकास कार्यों का लूंगा फीडबैक। जिस जनपद में ऐसे स्थान जहां पर पहले कार्यक्रम नहीं हुआ है, पहले इस प्रकार का प्रवास नहीं हुआ है, उन स्थानों का चयन किया जा रहा है और उन स्थानों में रात्रि प्रवास की करेंगे। सारी उस जनपद की जो जन समस्याएं हैं उनकी सुनवाई भी करेंगे और लोगों के साथ संवाद भी करेंगे। अलग अलग ग्रुप के लोगों के साथ बातचीत करके फीडबैक भी लेंगे। उसके आधार पर सरकार ने जो निर्णय लेने हैं। और काशीपुर 126 और 131 धान की तुलाई को लेकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के बैनर तले मंडी समिति में धरना दिया। साथ ही किसानों ने मंडी गेट पर ताला जड़ते हुए प्रदर्शन कर नारेबाजी की। क्षेत्रीय किसानों ने एक स्वर में धान की वैरायटी 126 और 131 की फसल के लिए जाने की मांग की है, जहां पर किसानों ने आरोप लगाया कि क्रय केंद्रों पर मिल मालिकों के आदेश पर धान की कटौती की जा रही है। इसके अलावा धान की वैरायटी 126, 131 को खरीद भी मिल मालिकों के कहने पर खरीद नहीं हो रही। अगर धान की वैरायटी 126, 131 को खरीदना नहीं था तो धान बुआई के समय किसानों को क्यों नहीं बताया गया। किसानों की धरना स्थल पर मंडी समिति के अधिकारियों से नोकझोंक भी हुई। किसानों ने एमएसपी पर धान खरीदने की मांग की है। अपने धान जो पैदा किया, लागत लगाई, मेहनत की, आज जब तोलने का वक्त आया, जब बेचने का वक्त आया, तो हमारे पास 2 रास्ते हैं। या तो हम उसे 1500-1600 रुपए को बेच रहे हैं और अगर एमएसपी पर बेचना है हमने तो पहली बात तो उन्होंने ये कह दिया कि पीआर 126 और पीआर 131 नीचे करो, जो लगभग 90 से 95% इस क्षेत्र में है धान, वो लिया ही नहीं जाएगा। मतलब अगर वो धान आप लोगे नहीं तो हम करेंगे क्या। या तो जब हमने ये धान को बोया, बीज किसान तैयार नहीं करता, बीज यूनिवर्सिटी तैयार करती है, यूनिवर्सिटी ने बीज तैयार किया, हमने बीज बोया। आपने पहले कहीं मना किया होता हमने तो हम नहीं लेते। हर बार की तरह जब भी माल पकने पे आता है ये लोग ऐसे बातें करते हैं। 126 धान के लिए परचेज के लिए किसान बैठे हुए हैं। 131 के शासन द्वारा अनुमति दे दी गई है, जिसको कच्चा आड़ती और सभी क्रय केंद्रों में परचेज किया जाएगा और 126 के लिए उच्चाधिकारियों को सूचित किया जा रहा है। 126 और 31 के लिए 126 में सहमति हो गई थी, जो कि 131 में सहमति हो गई थी, जिसकी सूचना उनको दे दी गई है और 126 में अभी तक कोई आदेश पारित नहीं हुआ। 131 के आदेश पारित हो चुके हैं कि 31 सभी जगह परचेज किया जाएगा और 126 के लिए उच्चाधिकारियों को सूचित किया जाएगा। और रुड़की में किसानों का गुस्सा एक बार फिर सड़कों पर फूट पड़ा। 45 दिनों तक तहसील परिसर में धरना देने के बाद उत्तराखंड किसान मोर्चा ने 46वें दिन विशाल महापंचायत का आयोजन किया। जादूगर रोड पर हुए इस महापंचायत में हजारों की संख्या में किसान ट्रैक्टर ट्रॉली और वाहनों में सवार होकर पहुंचे।
और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उत्तराखंड किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलशन रोड ने कहा है कि सरकार ने आज तक किसानों के हित में कोई भी काम नहीं किया। किसानों को सिर्फ उत्पीड़न मिला है, सम्मान नहीं। उन्होंने 2 ट्रक कहा कि जब तक गन्ना बकाया का भुगतान नहीं होगा, किसान न तो बिजली बिल देंगे और न ही किसी कर्ज की किश्त चुकाएंगे। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने किसानों को आश्वासन किया है कि 5 दिन के भीतर समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इतनी भारी संख्या में आज यहाँ पर पहुंचे। दूसरी बात, पंचायत में जो भी कुछ हुआ आप सबके सामने हुआ। एक तो लोगों ने हाथ उठाकर एक प्रस्ताव पारित करा पंचायत में, हरिद्वार जिले में स्मार्ट मीटर किसी सूरत में नहीं लगने देंगे। आप यहाँ से प्रपोजल बनाकर यहाँ के जिलाधिकारी सरकार को भेज दो, यहाँ के ऊर्जा सचिव को भेज दो, पर स्मार्ट मीटर बर्दाश्त नहीं होगा। अगर स्मार्ट मीटर के लिए कोई जबरदस्ती करेगा तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं की होगी। लगातार 45 दिन के धरनों के बाद आज इधर एकत्रित होकर किया था। उसमें से मुख्य मांगे ये थी कि एक तो इकबालपुर का 2019 और 2022 का भुगतान हो, उसको क्लियरेंस, और गन्ना को मिलने वाले मूल्य है उसको भी बढ़ावा, और तीसरा स्मार्ट मीटर को किसानों को ऊपर जबरदस्ती में ना लगाया। और आगे बढ़ेंगे जहां करवा चौथ के चांद को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं। जी हां, आपको बता दें कि आज शाम 7:30 बजे के बाद तिथि बदलने को लेकर हो रहा है तर्क वितर्क। 8:30 बजे के बाद निकलने वाले चांद को चौथ की जगह बताया जा रहा है पंचमी का चांद। ऋषिकेश के ज्योतिष गुरु और पंडित दिवाकर राव पैंडुली ने पूरे मामले में स्थिति को किया स्पष्ट। व्रत खोलने के लिए चांद का इंतजार कर रही महिलाओं की असमंजसता को दूर किया। ज्योतिष गुरु दिवाकर पैंडुली के मुताबिक सूर्यास्त के 2 घंटे बाद बदल रही तिथि। 8:30 बजे के बाद निकलने वाले चांद को माना जाएगा चतुर्थी का चांद। महिलाएं चांद को अर्घ्य देकर विधि विधान से खोल सकेंगी करवा चौथ का व्रत। जो करवा चौथ की तिथि को लेकर जो कुछ धार्मिक जो चीजें चल रही कि शाम के टाइम पे पंचमी तिथि है, ये ऐसा कुछ नहीं है। आज जो है उदय काल की जो तिथि है, वह तिथि जो है आज आपका जो है, आज आपकी तारीख है जी 1 मिनट है, आपका जो है आपका 10 अक्टूबर है, और ये आपका जो है कल शाम को जो है 10:56 से शुरू हुई थी 9 तारीख की रात को, और यह जो है आज जो है शाम के टाइम पर 7:39 तक है। और जो है कहते हैं कि भैया करवा चौथ को लेकर कि पंचमी में जल, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जब कहते हैं कि सूर्यास्त से एक घटी पहले भी अगर आप पंचमी तिथि लगती होती तो पंचमी मानी जाती। यहाँ सूर्यास्त जो हुआ है 5:47 पे हुआ है, और आपका जो है हमारा जो तिथि है वो 7:39 तक है। तो इसलिए जो है काफी आगे 1-2 घंटे आगे 2-3 घंटे आगे चला गया। तो इसलिए जो है आज चतुर्थी तिथि ही मानी जाएगी, और पूर्ण रूप से करवा चौथ आप मना सकते हैं और पूर्ण चंद्रमा को जल चढ़ा सकते हैं। इसमें कोई धार्मिक होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है सर। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। स्वावलंबी हो